हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फ्री कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में है, एएफएम में। फाइन, स्टार्ट करते हैं। फ्री कैश फ्लो का मतलब हमारे पास कितने पैसे अवेलेबल है फ्री में, जो बाकी सब इंपॉर्टेंट काम होने के बाद हमारे पास बचे हैं। फ्री कैश फ्लो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म और एक होता है फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। फर्म मतलब डेट प्लस इक्विटी। हम जब फर्म बोलते हैं तो उसका मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी, दोनों के मिला के। प्रॉपर्ली समझाता हूं फ्री कैश फ्लो क्या होता है और इसका यूज क्यों होता है, वो समझते हैं। देखिए, डिविडेंड डिस्काउंटिंग जो होता है वो हमें पता है, हमें शेयर को वैल्यू करना है तो हम डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल फॉलो करते हैं, जिसमें फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है प्राइस फाइंड करने का। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो डीमार्ट, अगर हम डीमार्ट को देखते हैं तो डीमार्ट जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद उसने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम ऐसे कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? अगर मैं डिमार्ट का कैलकुलेशन करने जाऊं इस मेथड से, डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल से अगर करने बैठूं, तो D1 क्या होगा? जीरो। तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो। तो क्या प्राइस जीरो होगा? तो ऑब्वियसली नो, डिमार्ट का प्राइस तो डेफिनेटली होगा कुछ ना कुछ। तो फिर दिस मेथड, ये जो डिविडेंड डिस्काउंटिंग वाला मेथड होता है, जो गॉर्डन्स फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, दिस फेल्स। तो उस केस में हमें फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। फाइन, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास, मैंने 1 लाख रुपीज अर्न किया है। ओके, और इस 1 लाख में से मुझे क्या करना है? मुझे सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। मुझे एक लैपटॉप खरीदना है जिसको हम टेक्निकली कैपेक्स बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, दैट इज कैपेक्स। और वो लैपटॉप सपोज 50,000 रुपीज का आएगा। फिर मुझे बिजनेस के वर्किंग के लिए, मुझे मेरे क्लास का इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, एम्प्लॉयज को पे करना है, छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस है जो मेरे रनिंग के लिए जरूरत है, वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए मुझे से 30,000 रुपीज चाहिए। तो अगर मैं 1 लाख में से लैपटॉप का एक्सपेंस निकाल दूं, वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंस निकाल दूं, क्योंकि 1 लाख जो मैंने कमाया उसमें से मुझे 80,000 तो बिजनेस के लिए चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल के लिए। तो मेरे पास कितने पैसे बचे जो मैं घर पे दे सकता हूँ? मैं घर पे मेरे दे सकता हूँ मेरे फैमिली को 20,000। मैं मेरे फैमिली को 20,000 दे सकता हूँ, या इन अदर वर्ड्स मेरे जो ओनर्स हैं उनको मैं 20,000 दे सकता हूं। तो इसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। इन शॉर्ट, फ्री कैश फ्लो क्या होता है? मैंने जो कमाया मैंने जो कमाया उसमें से मैं कैपेक्स के लिए सेपरेट कर दूंगा, उसमें से मैं वर्किंग कैपिटल के लिए सेपरेट कर दूंगा। तो कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल सेपरेट करने के बाद जो मेरे पास पैसे बचे उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। उतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। आई होप सबको फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है। उसी तरीके से यही सिंपल जो डेली लाइफ का एग्जांपल है, वो कॉन्सेप्ट हम कंपनीज में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कंपनीज फ्री कैश फ्लो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, फ्री कैश फ्लो दो तरीके का होता है, एक फॉर द फर्म और एक फॉर इक्विटी। ये फर्म के लिए या फिर इक्विटी के लिए। मतलब क्या होता है इसका? फर्म मतलब डेट प्लस इक्विटी। इसका मतलब एक होता है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, मतलब हम सबको पैसा दे देंगे लेकिन डेट और इक्विटी को नहीं देंगे। तो बिफोर मेकिंग पेमेंट टू डेट एंड इक्विटी हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, दैट इज FCFF। और FCFE मतलब खाली इक्विटी के एंगल से देख रहे हैं तो हम सबको पेमेंट करेंगे एक्सेप्ट इक्विटी। उनको देने के पहले, मतलब इक्विटी को रहने दो, इक्विटी को मत पे करो, बाकी सबको पे करो, इवन इंक्लूडिंग डेट को भी पे करो। तुम्हारे पास क्या पैसा बच जाता है उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। अब इस वीडियो में हम जो सम करने वाले हैं वो FCFE बेस्ड है। FCFE, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। इसका मतलब हमें इक्विटी के एंगल से देखना है, विच मींस कि इक्विटी के लिए कितना मेरे पास फ्री में पैसा पड़ा है, जो फ्रीली अवेलेबल फॉर देम है, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ओके, ये जो डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल था, इसमें क्या होता है मैं ये बता रहा था कि अगर इसमें डिविडेंड यूज करते हैं, हम वी यूज डिविडेंड। तो जैसे मैंने बताया कि डिमार्ट जैसा कंपनी है जो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है,
तो वो कंपनी अपना प्राइस का उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो उस केस में हम डिविडेंड नहीं लेते हैं, रादर रादर वी यूज कितना डिविडेंड दे सकते थे, दैट मीन्स कितना फ्री कैश फ्लो है फॉर इक्विटी विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, विच कुड हैव बीन यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो वो हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, एक्चुअल डिविडेंड पेड हम यूज करेंगे कितना पैसा अवेलेबल था फॉर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम कितना दे सकते थे, कितना पैसा अवेलेबल था आफ्टर मेकिंग ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग टू डिबेंचर होल्डर्स। फाइन, आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उसमें हम फॉर्मूला बेस करेंगे थोड़ा, और थोड़ा लॉजिकल भी समझेंगे फॉर्मूला को। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फाइन, उसमें हम पहले एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं, एफसीएफई का फॉर्मूला क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मल फॉर्मूला हमारा ये है, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, उसके जगह पे हम यूज करेंगे पी जीरो इज इक्वल टू एफ सी एफ ई वन अपॉन के ई माइनस जी। सब कुछ सेम होगा, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड हम यूज करेंगे एफ सी एफ ई वन। तो चलो एफ सी एफ ई फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफ सी एफ ई किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि एफ सी एफ ई में क्या होता है, हमें देखना है कि कितना हमारे पास पैसा पड़ा है, कितना मनी, व्हाट मनी इज अवेलेबल एज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू टू शेयर होल्डर्स। तो एफ सी एफ ई होता है, हमने क्या अर्न किया, हमने क्या अर्न किया, कंपनी का अर्निंग्स। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है वो हम पर शेयर में भी कर सकते हैं और हम टोटल अर्निंग्स में भी कर सकते हैं। तो मैं पर शेयर पे कर रहा हूं क्योंकि ये सब में जो डेटा है वो पर शेयर है, मीनिंग क्या हमारे पास अर्निंग्स अवेलेबल है और हमने जो कमाया उसमें से, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि मुझे कुछ पैसे मुझे सेपरेट करने होंगे मेरे कैपेक्स के लिए और मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए। तो मेरे पास ये जो मैंने कमाया उसमें से मुझे पैसे की जरूरत कहां पे पड़ेगी, तो माइनस कैपेक्स, मुझे कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए और मुझे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। ये दो पर्पस के लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो हम अर्निंग्स में से माइनस कर देंगे। तो जो पैसा बचेगा दैट इज एफसीएफ, दैट इज फ्री कैश फ्लो विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो देखिए मैं रिपीट करता हूं, जो मैंने अर्न किया अर्निंग पर शेयर, उसमें से मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे जो पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए और कैपेक्स के लिए वो मैं सेपरेट करूंगा। लेकिन हम फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, तो टू दैट एक्सटेंट मेरा रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, टू दैट एक्सटेंट मेरा रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो अब मुझे जो टोटल पैसे चाहिए मेरे बिजनेस के लिए वो है कैपेक्स, मतलब कुछ एसेट खरीदना है, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस के लिए उतने रिक्वायरमेंट है, ये प्लस ये मुझे पैसे चाहिए बिजनेस के लिए दोनों। लेकिन उसमें से जो डेप्रिसिएशन है वो तो नॉन कैश है, वहां पे मेरा पैसा जाएगा नहीं। तो टू दैट एक्सटेंट मेरा पैसा सेव हो जाएगा, टू दैट एक्सटेंट मेरा पैसा सेव हो जाएगा, इसीलिए हम उसे माइनस करेंगे। तो दिस इज माई नेट रिक्वायरमेंट। आई होप सबको ये समझा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 100 रुपीज चाहिए, ओके, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल में से 50 रुपीज, तो टोटल 150 चाहिए। पर अगर मेरा डेप्रिसिएशन 30 रुपीज है तो मेरा नेट रिक्वायरमेंट क्या हो गया, नेट रिक्वायरमेंट इज 120। तो दिस इज माई नेट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। फाइन, तो ये मेरा नेट रिक्वायरमेंट, ये जो ब्रैकेट है ये मेरा नेट रिक्वायरमेंट है, मुझे कितने पैसे चाहिए। लेकिन एक चीज समझो, क्वेश्चन कंपनीज में जो पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, तो क्या वो पैसे प्योरली प्योरली इक्विटी को इन्वेस्ट करना होता है, तो नहीं। इवन इवन डेट, डिबेंचर्स या डेट, कोई भी डेट हो, उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, किसी भी कंपनी में अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो पैसे दो सोर्स से आते हैं, या तो इक्विटी इन्वेस्ट करेगा या तो डेट इन्वेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा रिक्वायरमेंट अगर सपोज 100 lakhs है, तो उसमें से डेट 30% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो इक्विटी को तो 70% ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है ना। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को हम इंटू वन माइनस डेट करते हैं। मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर डेट मेरा 30% है, फॉर एग्जाम्पल डेट 30% है, तो 1 - 0.3 मीनिंग 70%। इन शॉर्ट हम 70% से मल्टीप्लाई करेंगे, 70% से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है पूरा का पूरा इक्विटी को तो कंट्रीब्यूट करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 30% डेट अगर देगा तो इक्विटी को 70% देना है। तो इसीलिए जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है इंटू 70%, तो वो हमें मिलेगा कितना पोर्शन इक्विटी को कंट्रीब्यूट करना है।
और ये जो इक्विटी का अर्निंग्स है उसमें से इक्विटी का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो, तो अब जो बचा वो हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी है, जो जिसमें से हम इक्विटी को डिविडेंड दे सकते हैं। फाइन, आई थिंक ये सम पे कंटिन्यू करते हैं, फिर एक बार फिर से फॉर्मूला को मैं नंबर वाइज कैलकुलेशन में लूंगा। चलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 290, इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल दिया है 1300 करोड़, पार वैल्यू है ₹40 ईच, डेट रेशियो ऑफ द कंपनी, मतलब अगर टोटल रिक्वायरमेंट जो भी है उसमें से डेट कंट्रीब्यूट करेगा 27%। ओके, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट दिया है 8%, बीटा है 0.1, रिस्क फ्री रेट 8.7, मार्केट रेट आरएम 10.3, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, डेप्रिसिएशन पर शेयर, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर, ये सब पर शेयर में है, ये सब पर शेयर में, इसीलिए हम हमारा कैलकुलेशंस भी पर शेयर में रखेंगे। और अगर वो टोटल दिया होता तो हमने भी टोटल किया होता, इसीलिए अर्निंग पर शेयर है, कैपेक्स पर शेयर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर, डेप्रिसिएशन भी पर शेयर। इन शॉर्ट हर चीज को इन्होंने शेयर के एंगल से, पर शेयर के एंगल से दिया है। फाइन, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके डेटा कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, पीएटी दिया 290, इक्विटी शेयर कैपिटल 1300, पार वैल्यू 40, पार वैल्यू 40 है, तो सबसे पहला मेरा वर्किंग नोट आ जाएगा, यहाँ पे करता हूं। फर्स्ट, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है देखो, मेरा इक्विटी कैपिटल 1300 है एंड पार वैल्यू 40 है, तो ऑब्वियसली 1300 डिवाइड बाई 40, नंबर ऑफ शेयर्स है 1300, ये टोटल शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय एक शेयर का वैल्यू जो कि 40 दिया है क्वेश्चन में, तो 1300 डिवाइड बाय 40, दैट इज 32.5, ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है। ओके, पॉइंट में होगा क्योंकि यहाँ पे डेटा क्रोर्स में है, 32.5 तो नंबर ऑफ शेयर मिल गया। अब मुझे चाहिए अर्निंग पर शेयर, तो देखो पीएटी दिया 290, पीएटी है 290, तो पॉइंट नंबर 2 हम अर्निंग्स पर शेयर फाइंड करते हैं, तो पीएटी है 290 था आई थिंक, यस 290, तो 290 टोटल अर्निंग्स है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो हमें अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा 290 डिवाइड बाई 32.5, 8.923, तो 92 ले लेते हैं, दिस इज अर्निंग्स पर शेयर। तो चलो ये डेटा मेरा रेडी हो गया 8.92। अब उसमें से मैं पैसे कितने चाहिए वो सब हम माइनस करेंगे। देखो ये जो 8.92 ये किसका है, दिस इज अर्निंग पर शेयर ना, इट बिलोंग्स टू इक्विटी, ये पैसा हमें इक्विटी को देना है, ये पैसा हमें इक्विटी को देना है। फाइन, अब कैपेक्स क्या है हमारा, कैपेक्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर 47, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर 47 है, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है देखो, कैपेक्स है हमारा 47, ये वाला पॉइंट, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3.45, मतलब हमें वर्किंग कैपिटल के लिए 3.45 रुपीज चाहिए। और उसके अगेंस्ट हमारा डेप्रिसिएशन, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस कितना है, डेप्रिसिएशन पर शेयर है 39, डेप्रिसिएशन पर शेयर है 39, तो ये माइनस कर देंगे इनटू 1 माइनस डेट रेट, डेट रेट आई थिंक 27%, यस 27%। एक बार फिर से लॉजिकली समझाता हूं, देखो 8.92 ये हमने इतना पैसा कमाया, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर, इतना हमने पैसा कमाया, तो ये पैसा जो होता है इट बिलोंग्स टू इक्विटी। लेकिन हमें कितना पैसा, मतलब इक्विटी को कितना कंट्रीब्यूट करना है वो भी तो सोचो बिजनेस में। तो हमें 47 रुपीज के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, और वर्किंग कैपिटल के लिए 3.45, तो मुझे टोटल पैसा चाहिए 50.45। लेकिन डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश है, तो उसमें मेरा पैसा सेव हो जाएगा, तो 39 रुपीज मुझे डेप्रिसिएशन के थ्रू मिलेगा। देखो डेप्रिसिएशन हम बिजनेस में पीएनएल में डेबिट करते हैं, पर क्या आउटफ्लो होता है, नहीं ना, पैसा तो नहीं जाता है ना, देर इज नो एक्चुअल कैश आउटफ्लो, तो उतना पैसा हमारा बच जाता है। तो इन शॉर्ट 50.45, ये दोनों मिला के है 50.45, उतना पैसा चाहिए। लेकिन 39 रुपीज तो हमारा नॉन कैश आउटफ्लो है, तो उतना हम एक्स्ट्रा कमाएंगे, मतलब कैश के फॉर्म में हमारे पास रहेगा, तो हमें नेट रिक्वायरमेंट 11.45 है, नेट रिक्वायरमेंट हमारा 11.45 है। पर क्या ये पैसा पूरा इक्विटी को देना है, तो नहीं, 27% तो डेट कंट्रीब्यूट करेगा, तो इक्विटी को तो सिर्फ 73% ही देना है। तो इन शॉर्ट 8.92 में से हमें 11.45 का 73%, दैट इज 8.35836 वो इक्विटी कंट्रीब्यूट करेगा, इक्विटी को सिर्फ 8.36 ही कंट्रीब्यूट करना है। तो मुझे इक्विटी को कितना देना है 8.92, और इक्विटी से कितना लेना है 8.36, मैं इक्विटी होल्डर्स को बोलूंगा देख भाई
तुझे मेरे बिजनेस के लिए 8.36 तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो नेट कितना बचा? तो 8.92 इज समथिंग विच बिलोंग्स टू देम, मुझे उनको देना है, और 8.36 उनसे लेना है मुझे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो नेट 0.56 मेरे पास नेट पैसा है विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये हमारा एफसीएफई है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कि 0.56 क्या है, दिस इज फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। इस पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें से करे के नहीं करे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर उतना डिस्ट्रीब्यूटेबल है, कर सकते हैं। फाइन। अब उसके बाद हम के फाइंड करेंगे। अब यहां से तो बेसिक प्रोसीजर है, के इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। हम सीएपीएम का फॉर्मूला नॉर्मल अप्लाई करेंगे। चलो आर एफ कितना है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री है, मार्केट रिटर्न है 10.3, रिस्क फ्री है 8.7, ये डेटा यहाँ पे है 8.7, 10.3, और बीटा था 0.1। तो 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1 प्लस 8.7, तो 8.86 हो गया हमारा के। एंड फाइनली लास्ट स्टेप P0 जो हमें प्राइस फाइंड करना है वो है एफ सी एफ ई वन अपॉन के ई माइनस जी। नॉर्मली हम D1 अपॉन के ई माइनस जी करते हैं, पर इसमें हम एफ सी एफ ई वन अपॉन के ई माइनस जी करेंगे। तो एफ सी एफ ई कितना है हमारा 0.56 करोड़, 0.56 सॉरी 0.56 पर शेयर, 0.56 पर शेयर है, प्लस जो हमारा ग्रोथ रेट है, क्योंकि ये तो एफ सी एफ ई जीरो है, हमें वन फाइंड करना है। ग्रोथ रेट क्या दिया है क्वेश्चन में, ग्रोथ रेट इज 8%, ग्रोथ रेट हमारा 8%, तो प्लस 8% अपॉन के ई 8.86 माइनस ग्रोथ 8%, तो ये हो गया 0.56 प्लस 8% डिवाइड बाई 0.86%, तो दैट इज 70.33। दैट्स इट, ये हो गया हमारा प्राइस। अच्छा, अभी इसमें स्टूडेंट्स को दो तीन कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं, वो क्लियर कर देता हूं, बाकी आई होप कॉन्सेप्ट समझा होगा। सबसे पहले मैं फिर से एक बार एफसीएफई के ऊपर डिस्कस करता हूं कि एफसीएफई हम किस तरीके से करते हैं, क्या लॉजिक से करते हैं। मैंने बताया कि एफसीएफई क्या होता है कि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, मतलब इक्विटी को देने के लिए हमारे पास कितना पैसा है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया, अगर मैंने 1 लाख रुपया कमाया, तो पहले एक सिंपल एग्जांपल समझो, फिर कंपनी लेवल पे समझते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे समझते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया अर्न किया और मुझे उसका लैपटॉप खरीदना है 50,000 के लिए, और मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए 30,000, मतलब बिजनेस के लिए 30,000 चाहिए। तो मैं मेरे फैमिली को कितना पैसा दे सकता हूँ? तो 1 लाख में से मैं 80,000 पहले सेपरेट कर दूंगा, और फिर फैमिली को बोलूंगा देखो भाई 20,000 जो बचे हैं 20,000, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच आई कैन पे यू। तो ये होता है। अब ये लॉजिक हम कंपनी में अप्लाई करते हैं कि हम ओनर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोलेंगे कि हम कितना पैसा दे सकते हैं। तो हम बोलेंगे देखो हमने ये अर्निंग्स कमाया है, फाइन, उसमें से, उस अर्निंग्स में से हमें कितने पैसे की जरूरत है पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जैसे कि ये सब में 47 रुपीज चाहिए, ओके। फिर मुझे वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस के लिए 3.45 भी चाहिए। तो 47 प्लस 3, तो 50.45 मेरा रिक्वायरमेंट है। उतने पैसे तो मुझे खुद के बिजनेस के लिए चाहिए, बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। लेकिन डेप्रिसिएशन के फॉर्म में मेरा कैश में सेविंग्स होगा, क्योंकि एक्चुअल आउटफ्लो तो होगा नहीं। तो 47 प्लस 3.45 माइनस 39, तो नेट 11.45 का रिक्वायरमेंट है। अब ये पैसा मुझे बिजनेस के लिए जरूरत है, लेकिन कंपनी में क्या पूरा का पूरा पैसा इक्विटी इन्वेस्ट करता है? तो नहीं। तो हमारे एग्जाम्पल में 27% डेट है, मतलब 27% डेट कंट्रीब्यूट करेगा, तो इक्विटी की जिम्मेदारी, उसका ऑब्लिगेशन क्या है? 73% कंट्रीब्यूट करना। तो 11.45 का 73% कौन कंट्रीब्यूट करेगा? इक्विटी। तो इक्विटी को कंट्रीब्यूट करना है 8.36। तो मैंने जो करंट ईयर अर्न किया 8.92, वो मैंने इक्विटी के लिए अर्न किया है, इक्विटी को दे सकता हूं, दैट इज पेएबल टू इक्विटी। लेकिन 8.36 तो उनसे लेना है। तो हम नेट कितना हमारे पास बचा? 0.56, तो उतना अमाउंट मैं उनको दे सकता हूं, दैट इज फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। और उसके आगे तो सिंपल था, हमें खाली के ई फाइंड करके हमें एफ सी एफ ई वन अपॉन के ई माइनस जी किया हमने, और हमारा प्राइस मिल गया। फाइन। एक दो डाउट जो मैंने बताया स्टूडेंट्स पूछते हैं। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्वेश्चन में लिखा नहीं है एफसीएफई करना है, तो वो मिस आउट हो गया है। वो लिख देंगे कि भाई प्राइस शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग एफसीएफई, पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग, नहीं भी लिखा है तो देखो ये डेटा जो जिस तरीके से दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, डेप्रिसिएशन पर शेयर, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर, जो डेटा जो दिया है वो बताता है कि हमें एफसीएफई के थ्रू कैलकुलेट करना है। तो वो सेकंड थिंग है। वन लास्ट थिंग, कोई कोई बच्चे सीएफए भी करते हैं, तो उसमें सीएफए में जो हम
एफसीएफई कैलकुलेट करते हैं, उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है और हमारे बुक में थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हमें हमारे बुक के फॉलो करने हैं। तो ओके, दिस इज द थिंग। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलो बाय।